वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं चोकर बली। मूवी की शुरुआत में हम कोलकाता सिटी को देखते हैं, जहां राजलक्ष्मी अपने दो बेटे महेंद्र और बिहारी के साथ रहती है। महेंद्र राजलक्ष्मी का बड़ा बेटा होता है और बिहारी को राजलक्ष्मी ने अडॉप्ट किया था, लेकिन वो दोनों बेटों में कोई फर्क नहीं करती। महेंद्र अभी अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि राजलक्ष्मी को उनकी सहेली का एक लेटर आया है, जिसमें लिखा होता है कि राजलक्ष्मी, मैं अपनी बेटी विनोदिनी की शादी तुम्हारे बड़े बेटे के साथ करना चाहती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं विनोदिनी की फोटो भेज रही हूँ। विनोदिनी एक पढ़ी लिखी लड़की होती है और ये मानो उसके लिए शाप जैसा बन जाता है। उस समय पढ़ी लिखी लड़कियों को संस्कारी लड़की नहीं माना जाता था। उसके बाद राजलक्ष्मी विनोदिनी की फोटो महेंद्र को दिखाती है, पर महेंद्र का अभी शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, इसलिए वो उस फोटो को ही फेंक देता है। अब राजलक्ष्मी सोचती है कि बेचारी विनोदिनी के साथ शादी करने के लिए कौन तैयार होगा। तभी राजलक्ष्मी सोचती है कि बिहारी विनोदिनी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब वो बिहारी के पास जाती है तो बिहारी सोचता है कि हमेशा उसके बड़े भाई की ठुकराई हुई चीज उससे ही मिल जाती है, इसलिए वो भी शादी करने से मना कर देता है। अब हम देखते हैं कि विनोदिनी की शादी कहीं और हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण विनोदिनी को कम उम्र में ही विधवा की जिंदगी शुरू करनी पड़ती है। उसकी जिंदगी एकदम फीकी हो जाती है, उसे अब सारी उम्र सफेद साड़ी में ही बिताना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम राजलक्ष्मी को देखते हैं। उनके घर पर उनके पुराने रिश्तेदार आए होते हैं और साथ ही वो अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव भी लाते हैं। उनकी बेटी का नाम होता है अश्लता। महेंद्र अभी भी शादी नहीं करना चाहता, इसलिए राजलक्ष्मी बिहारी की शादी अश्लता से तय कर देती है। फिर बिहारी और महेंद्र अश्लता को देखने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन वहां जाते ही महेंद्र अश्लता की खूबसूरती देखकर उस पे मोहित हो जाता है और वो तय करता है कि अब वो ही शादी करेगा। जिस वजह से फिर राजलक्ष्मी को बिहारी को समझाना पड़ता है कि देखो, तुम्हारे भाई की बात माननी पड़ेगी। और उसके बाद महेंद्र और अश्लता की शादी तय हो जाती है। शादी होने के बाद तो महेंद्र ज्यादा से ज्यादा समय अश्लता के साथ ही बिताने लगता है, लेकिन इससे उसकी पढ़ाई में नुकसान हो रहा था। इसी वजह से राजलक्ष्मी काफी टेंशन में होती है। फिर हम देखते हैं कि महेंद्र और अश्लता कमरे में होते हैं, जहाँ वो महेंद्र से कहती है, आप कॉलेज कब जाओगे? अगर आप मेरे साथ इतना टाइम रहोगे तो सबको लगेगा कि मैंने आपको अपने वश में कर लिया है। वो भी कह देता है कि अरे तुम दूसरों की चिंता मत करो, और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब राजलक्ष्मी को महेंद्र का ऐसा बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव चली जाती है, जहां वो विनोदिनी के घर पर रुकती है। विनोदिनी वहां राजलक्ष्मी की काफी सेवा करती है, जिससे राजलक्ष्मी बड़ी खुश रहती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर राजलक्ष्मी विनोदिनी से कहती है, मुझे लगा था महेंद्र मुझे एक बार देखने जरूर आएगा, वो आया नहीं। लेकिन तभी विनोदिनी उसको एक चिट्ठी दिखाती है, जो कि महेंद्र की होती है, लेकिन ये चिट्ठी महेंद्र ने बिहारी के लिए लिखी होती है। राजलक्ष्मी उसे चिट्ठी पढ़ने को कहती है, जिसमें महेंद्र ने अश्लता की खूबसूरती के बारे में लिखा होता है। असल में महेंद्र बिहारी की हर चीज को छीनना चाहता था, इसलिए वो उसे जलाने के लिए ऐसी चिट्ठियां लिखा करता था। और जब विनोदिनी उस चिट्ठी को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि अश्लता के हाथ फूल जैसे नाजुक है, मैं उसकी आंखों में खोता जा रहा हूँ। लेकिन वो आगे पढ़ ही रही होती है कि राजलक्ष्मी उसे इतने पर ही टोक देती है। फिर राजलक्ष्मी अपने बेटे के घर वापस कोलकाता आ जाती है, लेकिन राजलक्ष्मी अपने साथ विनोदिनी को भी लेके आती है। फिर विनोदिनी वहाँ अश्लता से मिलती है। अश्लता को जब पता चलता है कि विनोदिनी इंग्लिश बोल सकती है तो वो काफी खुश होती है, लेकिन अश्लता कहती है कि हमारे यहाँ लड़कियों को इंग्लिश सीखने पे सख्त मनाही है, अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों को पसंद ही नहीं किया जाता। जिसके बाद वो दोनों काफी अच्छी दोस्त बन जाती हैं। और अश्लता जब ये बात महेंद्र को बताती है कि मेरी एक नई सहेली बनी है जिससे इंग्लिश भी आती है, तो महेंद्र उसे उसकी दोस्त का नाम बताने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि सहेली का नाम नहीं लिया जाता। फिर हम राजलक्ष्मी को देखते हैं कि विनोदिनी के साथ वो कमरे में होती है और विनोदिनी उनके लिए चाय बनाकर लेके आती है। इसी बीच उनकी वहाँ पर काकी भी आती है। पहले तो वो कहती है कि विधवाओं को चाय नहीं पीना चाहिए। विनोदिनी भी चिढ़कर कहती है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है और आप एक बार चाय पी के तो देखिए। इतने में वहाँ पर बिहारी भी आ जाता है। वो कहता है कि बाहर पेड़ क्यों काट रहे हैं, उन पेड़ों में भी तो जान होती है। विनोदिनी कहती है कि उन पेड़ों की वजह से कमरे में धूप नहीं आ रही थी, इसलिए उन्हें काटने जा रहे हैं। अब विनोदिनी उससे भी चाय देकर कहती है कि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, इससे होता ये है कि भगवान हमें माफ कर देते हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जिस तरह औरों की जिंदगी है उस तरह हम विधवाओं की भी तो जिंदगी है, हमारे लिए अलग रूल्स क्यों बनाए गए हैं। अब विनोदिनी के खुले विचारों की बातें सुनकर बिहारी काफी खुश होता है। आगे हम देखते हैं कि महेंद्र अश्लता के लिए ब्लाउज लेकर आया है, क्योंकि उनकी पहली सालगिरह होती है, पर अश्लता को ये अंग्रेजी ब्लाउज पहनना ही नहीं आता, जिस वजह से वो विनोदिनी से मदद मांगती है। विनोदिनी देखती है कि अश्लता के शरीर पर काफी निशान है, लेकिन वो कुछ समय सोचने के बाद समझ जाती है कि वो निशान कैसे आए होंगे। फिर वो अश्लता को वो ब्लाउज पहन के दिखाती है और अब रात के समय अश्लता वो कपड़े पहनकर महेंद्र के पास जाती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद एक दिन बिहारी विनोदिनी के कमरे में जाता है
असल में बिहारी अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा होता है और इसी कारण वो विनोदनी का साइन लेने उसके पास जाता है, क्योंकि विनोदनी ही ऐसी लड़की थी जिसे अंग्रेजी समझ में आती थी। फिर विनोदनी बिहारी के कहने पर पेपर पे साइन भी कर देती है। अब साइन करने के बाद बिहारी उसे कहता है कि कल महेंद्र, अश्रता और मैं पिकनिक पर जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी? विनोदनी पहले तो मना कर देती है, लेकिन बिहारी के मानने पर वो मान जाती है और उनके साथ पिकनिक पे आ जाती है, जहाँ विनोदनी और अश्रता काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अश्रता बिहारी से पानी में जाके फूल लाने को कहती है और इसी समय का फायदा उठाते हुए विनोदनी महेंद्र के पास जाती है और ऐसा नाटक करती है कि उसके पैरों में कांटा चुभा हो। महेंद्र विनोदनी से कहता है मैं कांटे निकाल लेता हूँ, लेकिन विनोदनी कहती है मैं किसी की मदद नहीं ले सकती हूँ। वो भी कहता है मदद कैसी, मैं डॉक्टर हूँ, उसी हिसाब से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। फिर महेंद्र उसके पैरों से कांटा निकालता है और ये पहली बार था जब महेंद्र विनोदनी को छूता है। अब हम वहाँ देखते हैं कि बिहारी और विनोदनी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि विनोदनी की सोच बिहारी जैसी थी, जो कि वो सबके सामने बिना शर्माए रखती थी। जिसके बाद वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ महेंद्र कुश्ती कर रहा होता है। तभी उसकी कमर में चोट लग जाती है। फिर बिहारी आके उसका इलाज करता है। बिहारी कहता है कि भाई कुछ दिनों तक तुम्हें अब आराम ही करना होगा। और दूसरी तरफ राजलक्ष्मी अपनी सहेली की बेटी के साथ बिहारी की शादी की बात कर रही होती है। राजलक्ष्मी की सहेली कहती है मेरी बेटी को सब कुछ आता है, जैसे खाना बनाना, पूजा पाठ करना, बहुत कुछ। ये सारी बातें विनोदनी किचन में बैठे सुन रही होती है और विनोदनी को देखकर लग रहा होता है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन तभी सब्जी काटने से उसकी उंगली कट जाती है। तभी वो महेंद्र के पास जाती है और महेंद्र उससे कहता है कि तुम्हारी उंगली में चोट कैसे लगा? महेंद्र फिर उसे अपने साथ डॉक्टर के पास लेके जा ही रहा होता है, लेकिन अश्रता कहती है कि बिहारी देवर आकर उसकी उंगली पे मलहम लगा देंगे। पर महेंद्र अश्रता को कहता है अगर ज्यादा समय तक कुछ नहीं किया गया तो उंगली काटनी भी पड़ सकती है। ये सुनकर अश्रता घबरा जाती है और वो महेंद्र के साथ विनोदनी को डॉक्टर के पास भेज देती है। अब राजलक्ष्मी अश्रता से कहती है कि तुम्हें अपने पति को दूसरी औरत के साथ बाहर नहीं भेजना चाहिए, तुम्हारा पति बहुत ही जल्दी दूसरी औरत के झांसे में आ सकता है। यहाँ दिखाते हैं तो ये दोनों डॉक्टर के पास आ गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में डॉक्टर को लगता है कि विनोदनी अबॉर्शन के लिए आई हुई है, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि कौन सा महीना चल रहा है, जिस पर वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं बल्कि मेरी उंगली कट गई है। डॉक्टर की वाइफ विनोदनी से कहती है कि ज्यादातर औरतें यहाँ अबॉर्शन करवाने के लिए आती है, इसलिए सॉरी हमें गलतफहमी हो गई। फिर वो इलाज करने के बाद दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ अश्रता उसे कहती है कि आप लोगों को इतना टाइम कैसे लग गया? और दोस्तों अब ऐसा लगता है कि अश्रता को उन पर शक होने लगा है, इसलिए अश्रता महेंद्र से पूछती है कि आप सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हो? लेकिन महेंद्र कहता है मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बिहारी और विनोदनी के बीच में खत के जरिए बात होने लगती है। बिहारी विनोदनी को अपने घर आने का संदेशा भेजता है, लेकिन विनोदनी को देखकर लग रहा होता है कि वो महेंद्र की ओर खींची चली जा रही है। अब अगले दिन अश्रता विनोदनी को अपने गहने देती है और उसे वो गहने पहन के देखने को कहती है। तभी विनोदनी उन गहनों को पहन लेती है, पर अश्रता बिहारी को चिट्ठी भेजती है जिसमें लिखा होता है आप जल्दी घर आ जाइए। लेकिन बिहारी अपने साथ महेंद्र को भी घर लेके आता है, जहाँ वो लोग विनोदनी को गहनों में देखते हैं, जिस पर महेंद्र विनोदनी से कहता है कि विधवा को गहने नहीं पहनने चाहिए। ये सुनकर विनोदनी सारे गहने उतार कर वहाँ से चली जाती है और ये बात अश्रता को अच्छी लगती है और वो महेंद्र से कहती है कि बेचारे की जिंदगी तो पहले ही नरक है और आपने उसकी थोड़ी भी तारीफ नहीं की। फिर अश्रता के कहने पर महेंद्र विनोदनी को वो गहने देने उसके कमरे में जाता है, पर महेंद्र गहनों के साथ अपना दिल भी उसे दे चुका था। महेंद्र विनोदनी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर दोनों किस करने लगते हैं, जिसके बाद से उनकी प्रेम कहानी हो जाती है शुरू और दोनों की छुप छुप के चिट्ठियों के जरिए बात होने लगती है। इसी बीच दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं, लेकिन चाह के भी झूठ ज्यादा नहीं छुपता और अश्रता को भी विनोदनी के शरीर पर वैसे ही निशान दिखते हैं। अश्रता के मन में अब शक पैदा होने लग जाता है। एक दिन राजलक्ष्मी की सहेली उसकी बहू की चूड़ी देखने को कहती है, क्योंकि उन्हें भी वैसी चूड़ियां चाहिए थी। फिर राजलक्ष्मी भी अश्रता से अपनी चूड़ियां लाने को कहती है। अश्रता जब बॉक्स खोलती है तो बॉक्स के अंदर उससे वो चिट्ठियां मिलती है जो महेंद्र विनोदनी के लिए लिखता था। ये सब कुछ देखकर अश्रता का दिल टूट जाता है, बेचारी बहुत दुखी और रोने भी लगती है। अश्रता फिर ये सारी बातें राजलक्ष्मी को बताती है। राजलक्ष्मी जिस लड़की को अपना साथी बनाकर लाई थी, उसे क्या पता था कि वही उसका दुश्मन बन जाएगी। विनोदनी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगले दिन अश्रता ये घर छोड़कर काशी रहने चली जाती है। अब अश्रता अपना समय भगवान की सेवा में बिताना चाहती है। वो महेंद्र के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाती है जिसमें लिखा होता है मैं विनोदनी से सख्त नफरत करती हूँ, वो जरूर मुझसे काम में अच्छी होगी और उसे अंग्रेजी भी आती है, लेकिन मैंने कभी आपके लिए कोई कमी नहीं की और वैसे भी अब मैं आप दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। इसके बाद तो राजलक्ष्मी विनोदनी से कहती है कि तुम्हारी वजह से अश्रता घर छोड़कर चली गई है
और इस बात पर तो दोनों में झगड़ा भी होने लगता है। तब राजलक्ष्मी महेंद्र से कहती है कि इस घर में या तो मैं रहूंगी या विनोदिनी, जिस कारण विनोदिनी को वो घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। विनोदिनी अपना सामान लेकर बिहारी के घर जाती है। उसे यकीन होता है कि बिहारी उसे जरूर अपना लेगा, लेकिन बिहारी को सारी बातें पहले से ही पता चल जाती हैं। इसलिए वो विनोदिनी से कहता है कि मैं उस औरत को कभी नहीं अपना सकता जो दूसरे का घर तोड़ कर आई हो। तुम्हारी वजह से मेरी भाभी काशी चली गई, इसलिए विनोदिनी को वहाँ भी पनाह नहीं मिलती। विनोदिनी अपने उसे छोटे घर में आ जाती है। उसे भी पछतावा होता है कि उसे उसका सम्मान तो नहीं मिला, बल्कि उसने दूसरों की जिंदगी उजाड़ दी। लेकिन वो अभी भी बिहारी से प्यार करती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि महेंद्र विनोदिनी के घर आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गया हूँ। लेकिन विनोदिनी अब उसे अपना सिर्फ एक दोस्त मानती है। वो कहती है मैं बिहारी को चाहती हूँ। कैसी लड़की है? वो ये भी कहती है क्या तुम मुझे उसके पास लेके जाओगे? महेंद्र को पता चलता है कि बिहारी काशी चला गया है और वहीं हमें पता चलता है कि अश्रुता माँ बनने वाली है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजलक्ष्मी की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे हर समय अपनी बहू की याद आती रहती है, जिसके बाद महेंद्र और विनोदिनी काशी आ जाते हैं। विनोदिनी अश्रुता और बिहारी को काशी में ढूंढने लगता है। विनोदिनी को अभी भी लगता है कि महेंद्र उसके कहने पर नहीं बल्कि अश्रुता के लिए काशी आया है। एक दिन विनोदिनी सुबह के समय दूरबीन से देख रही होती है, तभी उसे अश्रुता दिख जाती है जो माँ बनने वाली है। विनोदिनी जल्दी से ये बात महेंद्र को बता देती है और तब दोनों बहुत ही खुश होते हैं। फिर बिहारी महेंद्र के पास आ जाता है, जहाँ वो बताता है कि हमारी माँ राजलक्ष्मी की मौत हो चुकी है। बिहारी महेंद्र से घर वापस चलने के लिए भी कहता है, लेकिन महेंद्र तो अश्रुता को लेकर एक घर जाने वाला है। बिहारी विनोदिनी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट गई और अब अगर तुम्हें कोई सजा दूंगा तो वो मैं ही दूंगा। विनोदिनी कहती है हाँ। बिहारी विनोदिनी को कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोस्तों मैंने भी जब मूवी देखी तो मतलब समझ में नहीं आया क्या मूवी है यार, कोई क्लियर ही नहीं है कौन किससे प्यार कर रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। बिहारी अगले दिन विनोदिनी के कमरे में शादी की थाली लेकर आता है, लेकिन वहाँ विनोदिनी नहीं होती। विनोदिनी ने उसके लिए 2 चिट्ठी छोड़ी होती है। चिट्ठी में लिखा होता है कि मैं चाह के भी आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं आपकी जिंदगी से दूर चले जाऊं वही सही होगा। और दूसरी चिट्ठी अश्रुता के लिए होती है। हम देखते हैं कि अश्रुता अपने घर वापस आ चुकी है। अश्रुता वो चिट्ठी पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि तुम और मैं बहुत अच्छी सहेली हैं और मैं नहीं चाहती कि वापस से हमारे बीच गलतफहमी आए। हम औरतों को लगता है कि ये 4 दीवार ही हमारी दुनिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है। अगर तुम्हारा बच्चा हुआ तो उसे दीवारों में बंद मत रखना। इसके बाद बिहारी ने विनोदिनी को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, किसी को भी नहीं कि आखिर वो कहाँ गई। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। प्यार भी बड़ी अलग चीज होती है। खैर छोड़िए, आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए, वहाँ भी प्यार दे दीजिए हमें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।